नमस्कार साथियों। हम पिछले क्लास में मूल अधिकारों पे चर्चा कर रहे थे, जिसपे हमने कुछ मौलिक बातें की और उसकी प्रारंभिक जानकारी ली। अब हम उससे आगे चलते हैं। एक बार जो हमने पिछली क्लास में किया उसे थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि हमने पहले मूल अधिकारों की परिभाषा के बारे में बात की, उसके बाद विश्व के संदर्भ में कहाँ कहाँ मौलिक अधिकार प्राप्त हुए उनके बारे में बातचीत की थी। उसके उपरांत भारत में कब कब उनकी मांग की गई उसके बारे में बातचीत की थी कि सबसे पहले मांग कब की गई थी, उसके बाद कब की गई थी, और फिर तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पे उनको लागू किया गया था। उसके बाद एक समरी की थी जिसके अंदर हमने देखा था कि किस अनुच्छेद से लेके और किस अनुच्छेद तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। आज हम उनका विस्तार से अध्ययन करते हैं कि किस किस अनुच्छेद में कौन कौन से हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है, जिसके अंदर हमने ये बात की थी कि टोटल हमें 7 प्राप्त हुए थे मूल अधिकार, जिनमें से एक हटा दिया गया था और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और अब वर्तमान में हमारे पास कितने हैं? 6। अब इनके अंदर हम 6 का अध्ययन करेंगे और एक एक करके इन पे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले बातचीत आती है साथियों कि हमने देखा था कि भाग 3 में हमारे मूल अधिकारों की चर्चा की गई है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो बात करते हैं पहले अनुच्छेद 12 की। ये अनुच्छेद 12 क्या है? जो मूल रूप से मौलिक अधिकार में प्राप्त होते हैं वो तो अनुच्छेद 14 से शुरू होते हैं, 14 से 32 तक उनका वर्णन है, लेकिन जो पूरे हैं वो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि मूल अधिकारों के बारे में ही बातचीत है। तो अनुच्छेद 12 में क्या चीज है? अनुच्छेद 12 के अंदर साथियों सिर्फ राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा। राज्य क्या है उसकी परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में, और इसमें यह भी है कि राज्य के अंदर शामिल क्या क्या है, क्या क्या कौन कौन सी इकाइयां हैं जो इसमें शामिल की गई हैं राज्य के अंदर। यहां से राज्य से मेरा तात्पर्य संघ से है, स्टेट से नहीं है। इसके अंदर शामिल पहली चीज तो है भारत सरकार एवं संसद। भारत सरकार और संसद। यदि ऊपर से क्वेश्चन बनता है तो सीधे पूछा जाता है कि अनुच्छेद 12 का विषय क्या है, तो हमारा आंसर क्या होगा? राज्य की परिभाषा। एक दिन पहले भी क्लास के अंदर बातचीत करते हुए बात की थी कि यदि अनुच्छेद पहले की बात करें तो उसमें भी संघ और राज्य की परिभाषाएं हैं, उनके बारे में बातचीत है, और यदि भाग पहले की बात करते हैं तो उसके अंदर भी यही विषय है कि राज्य, संघ और उसके संघ क्षेत्र इत्यादि के बारे में। और यदि जो मूल अधिकार जब शुरू होते हैं तो मूल अधिकार शुरू होते हैं अनुच्छेद 12 से, और 12 के अंदर भी क्या चीज दी गई है? राज्य की परिभाषा। और अब इसमें सम्मिलित जो है उनके बारे में बातचीत की। पहली चीज क्या है? भारत सरकार और संसद, और दूसरी चीज इसमें शामिल है वो है साथियों राज्य सरकार एवं विधानमंडल। तीसरी चीज जो इसके अंदर शामिल है वह है साथियों स्थानीय निकाय एवं नगरीय निकाय, और तीसरी चीज में सुधार न्यास बोर्ड। सुधार न्यास बोर्ड। चौथी चीज जो इसके अंदर सम्मिलित की गई है वो है कुछ संवैधानिक
और गैर संविधानिक, संविधानिक और गैर संविधानिक इकाइयां, इकाइयां कह लो, ये इनको कह रहा है एजेंसियां। कौन कौन सी, जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, जैसे कि साथियों LIC, जिसे हम कहते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम, जैसे कि सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जैसे कि भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इस तरह की इकाइयां हैं, वो भी इस राज्य में सम्मिलित है। कहने का मतलब ये चार जो चीजें हैं, ये राज्य का एक क्या है, अंग है, इन्हीं के चार अंग है ये। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनुच्छेद 12 के अंदर हमें ये चीज देखने को मिलती है संविधान के अंदर कि ये जो चीजें हैं। लेकिन सिंपल इसका जो प्रश्न है तो वो यही है कि अनुच्छेद 12 के अंदर क्या है, विषय क्या है, राज्य की परिभाषा। इसके बाद देखते हैं साथियों अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13, ये अनुच्छेद 13 का विषय क्या है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 क्या है? ये कहते हैं कि मूल अधिकारों से असंगत विधियां, असंगत से आप तात्पर्य समझे होंगे कि जो उससे संगत नहीं है, भी जो उससे मेल नहीं खाती, भी ऐसे कोई कानून या विधियां जो कि मूल अधिकारों के विपरीत हैं और यदि वो बना दी जाती है तो क्या होगा। तो ये अनुच्छेद जो 13 है साथियों, ये एक इस टाइप से घोषणा करता है कि यदि संसद कोई इस प्रकार की असंगत विधियां या मूल अधिकारों का अल्पीकरण, अल्पीकरण मतलब उनका कम करना, इस प्रकार के यदि वो कार्य करते हैं और हमें ये लगता है कि किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, भी कहने का मतलब है कि इससे जो असंगत विधियां हैं, मतलब जो इससे मेल नहीं खाती हैं और जो इसका अल्पीकरण करती हैं, अल्पीकरण करने का मतलब कि जो इसे क्या करती हैं, छोटा करती हैं, इसको घटाती हैं, वो सारी इकाइयां या विधियां क्या है साथियों, शून्य है, भी ऐसी कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। और यदि संसद इस प्रकार का कोई भी कानून बना देती है जो कि मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा होता है, तो इसके लिए प्रावधान है कि जो उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये दोनों, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जो हम आगे पढ़ेंगे और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत इस तरह के बनाए गए कानूनों की समीक्षा कर सकता है। जब हमने शुरू में ही जब प्रारंभ की थी बात है, तो हमने ये यहां से बात की थी कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय न्यायिक सुरक्षा प्रदान करता है, समीक्षा योग्य होते हैं। तो यह क्या करता है कि अनुच्छेद, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत इस तरह के बनाए गए कानूनों या विधियों को अवैध घोषित कर सकता है कि यह जो मौलिक अधिकारों का क्या करती हो, हनन करती हो, उनसे असंगत हो या मौलिक अधिकारों का क्या कर रही हो, अल्पीकरण कर रही हो। तो इसमें हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि उच्चतम न्यायालय 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226। अब इसका विषय हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि अनुच्छेद 13 का विषय क्या है कि मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां या अल्पीकरण, ये चीजें क्या है, शून्य है, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं है। आगे बात करते हैं जो हमें मूल रूप से जो मौलिक अधिकार दिए गए 6, उनके बारे में चर्चा, जो कि अनुच्छेद 14 से शुरू होते हैं। पहला हमें मिलता है साथियों, वो है समता का अधिकार। किसका अधिकार?
समता का अधिकार, या इसे कह सकते हैं हम समानता का अधिकार। इसके अंदर साथियों दो चीजें हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण। पहली चीज क्या है? यह है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। और दूसरी चीज जो है इसके अंदर साथियों वो है विधि के समान संरक्षण। ये पहला है। और समता का जो अधिकार, इसके अंदर साथियों क्या है कि इसका जो वर्णन है ये 14 से 18 तक है, 14 से 18 तक। और हम जो पढ़ रहे हैं समता का अधिकार, ये हम अनुच्छेद 14 के अंदर जो बातें हैं उनके बारे में बातचीत हम कर रहे हैं। 14 से 18 मतलब 14, 15, 16, 17 और 18 समता के अधिकार के अंदर हमें ये 5 प्रकार के जो अधिकार है उनके अंदर अलग अलग बातचीत है, उन पे हम बात कर रहे हैं। विधि के समक्ष समता, पहली बात तो ये है कि ये जो अवधारणा है वो ली कहां से गई है? तो ये साथियों अवधारणा ली गई है ब्रिटेन से। किससे? ब्रिटेन से। दोनों तरफ से हम इसे तुलनात्मक रूप से याद रखेंगे कि समता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 के अंदर, इसमें कितनी बातें हैं? 2 मुख्य रूप से बातें हैं। एक तो है विधि के समक्ष समता, समक्ष मतलब सम्मुख या सामने, और एक है विधि के समान संरक्षण। ये जो बात है कि विधि के समान संरक्षण, ये ली गई है साथियों अवधारणा अमेरिका से। अब हम छोटे से रूप में ये जानने की कोशिश करते हैं इनमें है क्या। विधि के समक्ष समता तो ये कहती है कि विधि के सामने प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद पे विराजमान हो, वो समान है। वो क्या है? समान है, चाहे वो किसी भी पद पे हो। और इसके अंदर एक मुख्य जो चीज है वो है विधि का शासन। भी शासन किसका होगा? विधि का। ये मुख्य चीज है इसके अंदर। भी शासन विधि का होगा और सभी लोग विधि के सामने, कानून के सामने या कानून के समक्ष क्या होंगे? समान होंगे। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है? अपवाद साथियों इसका अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 अपवाद है किसका? विधि के समक्ष समता का। क्या अपवाद है? इसके अंदर भी ये बातचीत है जो मैं आपको मुख्य रूप से बता रहा हूं कि राष्ट्रपति और दूसरे राज्यपाल हम कह सकते हैं। भी अनुच्छेद 361 क्या कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पे रहते हुए संवैधानिक कार्यों के लिए किसी भी प्रकार से न्यायपालिका के लिए जवाबदेह नहीं है। जबकि पढ़ कह रहे हम विधि के समक्ष समता, और ये कानून हमें ये कह रहा है या ये मूल अधिकार हमें ये कह रहा है कि विधि के सामने सभी क्या है? समान है। लेकिन अनुच्छेद 361 क्या कह रहा है कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं ये अपने द्वारा किए गए संवैधानिक कार्यों के लिए न्यायपालिका के लिए जवाबदेह नहीं है। और दूसरी बात, जब ये पद पे है तो पद पे रहते हुए इनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती, विशेष रूप से दंडात्मक कार्रवाई इत्यादि नहीं की जा सकती। इसी के अंदर एक चीज और साथियों, अनुच्छेद 361(2), इसमें क्या बातचीत कही गई है? इसमें यह बात कही गई है कि यदि उनके द्वारा कोई व्यक्तिगत कार्य किए जाते हैं और पद पे जाने के बाद, पद से उतरने के बाद यदि उन पे कोई कार्रवाई होती है तो वो सिविल कार्रवाई होगी। कौन सी कार्रवाई? सिविल कार्रवाई। सिविल कार्रवाई। और सिविल कार्रवाई यदि करने के लिए कम से कम 2 माह पहले राष्ट्रपति या राज्यपाल को इसकी लिखित सूचना देनी होगी आपको।
कि यहाँ पे क्या हो रही है, सिविल कार्रवाई हम कर रहे हैं कम से कम 2 माह पहले। अब विधि के समान संरक्षण, इसमें क्या बातचीत है? इसमें बात यह है कि ये कहता है, इसकी यदि परिभाषा देखें तो क्या हो सकती है, भी विभिन्न वर्ग के विभिन्न व्यक्तियों के साथ और उनकी विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार का व्यवहार किया जा सकता है। कैसे? ये कहता है कि ये एक प्रकार का सकारात्मक भेदभाव है। सकारात्मक क्या है? भेदभाव है। इसे हम असमानता के अंदर नहीं रख सकते। भी हो सकता है कि किसी की विभिन्न आवश्यकताएं अलग अलग हो, लेकिन ये कहता है कि इस तरह से यदि किया जाता है, सकारात्मक भेदभाव यदि किया जाता है, तो वो क्या होना चाहिए? तार्किक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तार्किक। तार्किक कैसे? मान लो कि हम कह लें कि भौगोलिक आधार पे भी किसी से साथ ये किया जाता है, तो जो उत्तरी और पूर्वी जो राज्य है, उत्तरी पूर्वी राज्य है, उनके लिए विशेष उपबंध है। या कह सकते हैं कि व्यवसायिक रूप से हम देखें, व्यवसायिक रूप से हम देखें तो सेना के जो अधिकारी होते हैं उनके लिए विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, जो कि अन्य सिविल सर्वेंट इत्यादि को नहीं दी जाती, या जो अन्य कर्मचारी उनको नहीं दी जाती। तो ये कहता है कि ये जो दी जाती है ये एक प्रकार का सकारात्मक भेदभाव है। इसे हम ये नहीं कह सकते कि ये अनुच्छेद 19 का कोई अपवाद है कि उनको सुविधाएं दी जा रही है और दूसरों को नहीं दी जा रही। तो इसके अंदर साथियों जो समता का अधिकार है, इसके अंदर यही 2 बातें हैं जो हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। एक तो क्या है? विधि के समक्ष समता, और दूसरा क्या है? विधि के समान संरक्षण। उसके बाद आती है बात अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 क्या कहता है? हम पढ़ रहे हैं पहला मौलिक अधिकार, कौन सा? समता का अधिकार। कौन सा? समता का अधिकार। और अभी हमने जो देखा है वो इसका पहला देखा है अनुच्छेद 14, और इसका वर्णन 14 से 18 जो बात अभी हमने की है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? भी किसी भी नागरिक के साथ उसके वंश या लिंग या जन्म स्थान या जाति के नाम पर नागरिक में भेदभाव नहीं किया जाएगा। में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात कौन कहता है? अनुच्छेद 15 समता के अधिकार के अंदर दूसरी इकाई। इसके अंदर एक बातचीत और है जो अलग से है। प्रथम जब संविधान संशोधन होता है, जो हमने देखा था और पढ़ा था जब हम अनुसूचियां देख रहे थे 1951 के अंदर, तो इसके अंदर एक चीज जोड़ी गई है अनुच्छेद 15(4) के अंदर। अनुच्छेद 15(4) में वो ये कहते हैं कि किसी भी दलित या महिला या सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए यदि राज्य चाहे तो विभिन्न या विशेष प्रकार के संरक्षणों की व्यवस्था कर सकती है, यदि राज्य चाहे तो ये बात किसमें की गई है? 15(4) में। लेकिन हमारा जो मुख्य बात हमें याद रखनी है वो ये है कि अनुच्छेद 15 किसके बारे में है? कि असमानता न हो, इसके बारे में अभी किसी भी वंश, लिंग, जन्म स्थान और जाति इत्यादि के भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात है इसके अंदर। अब आता है इसका अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 साथियों है किसके बारे में? लोक
नियोजन में समानता के अवसर, ये इसकी समानता देता है। लोक नियोजन कह सकते हैं हमें सरकारी नौकरियों में। सरकारी नौकरियों के अंदर क्या है, इसी के अंदर आके वही बात की गई है कि वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान या विशेष वर्ग इत्यादि, इनसे इस आधार पर किसी भी नागरिक में लोक नियोजन के अंदर, खास करके सरकारी नौकरियों के अंदर, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन हम जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें कई बार ये चीज देखते हैं भी इसका जो अपवाद है, इसका जो अपवाद है, और अपवाद हम कह देते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के जो आरक्षण दिए गए हैं वो क्या है, अनुच्छेद 16 का क्या है, अपवाद है। लेकिन इसे थोड़ा सा संविधान में थोड़ा सा अलग रूप में रखा गया है कि अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16 के भाग 4 में ये बात कही गई है कि यदि राज्य को ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो SC, ST या महिला या दलित, वो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े गए हुए हैं, तो उनके संरक्षण के लिए उपाय किए जा सकते हैं और उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की जा सकती है। ये बात किसमें कही गई है, अनुच्छेद 16(4) के अंदर, और जिसे हम कह देते हैं आरक्षण की व्यवस्था। अब आरक्षण जो बाद में एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, मंडल आयोग, कोलकर आयोग जो इत्यादि बिठाए गए हैं और आरक्षण की व्यवस्था की गई है कि SC के लिए इतना होगा, ST के लिए इतना होगा, OBC जो अन्य पिछड़ा वर्ग उसके लिए कितना होगा, वो एक अलग विषय है। हमें यहाँ पे याद रखना है कि अनुच्छेद 16 की है जो लोक नियोजन, सामाजिक और जो नौकरियां हैं उनके अंदर हमें समानता का अधिकार देता है। उसके बाद बात करते हैं साथियों अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17, भी अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। ये एक सामाजिक बुराई जो हमारे समाज में बहुत ही लंबे समय से चली आ रही थी, काफी लंबे समय से चली आ रही थी। इस सामाजिक बुराई का अंत भी अनुच्छेद 16 में किया गया है। भी किसी भी सार्वजनिक स्थान पे, जैसे कि सार्वजनिक कुएं हुए, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वाचनालय इत्यादि, ऐसा कोई भी स्थान है, वहां पर किसी के साथ भी इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाएगा, अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। लेकिन अस्पृश्यता की परिभाषा कहीं नहीं दी हुई है, अभी अस्पृश्यता किसे क्या गया, लेकिन ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। इसके लिए साथियों एक बनाया गया अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंदर। और इसके अंदर भी यह प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा आचरण करता पाया जाता है तो वो दंड का अधिकारी होगा, और उसके लिए प्रावधान किया गया कि कम से कम 6 माह का दंड और 500 रुपए तक उसे क्या हो सकता है, जुर्माना। और यह भी प्रावधान किया गया कि यदि इस तरह का व्यवहार करता हुआ, कहने मतलब अस्पृश्यता का कोई व्यवहार करता हुआ व्यक्ति पाया जाता है तो उसे लोकसभा की सीट के लिए और या विधानसभा की सीट के लिए, कहने का मतलब सीट के लिए वो टिकट नहीं दी जा सकती। ठीक है ना, ये एक प्रावधान इसके अंदर किया गया था। व्यवहारिक रूप से ये है नहीं, या है या नहीं, या इस पर कोई बातचीत हम नहीं कर सकते। इसके बाद क्या है, इसी का नाम थोड़ा बदल के चेंज कर दिया गया, नागरिक संरक्षण अधिनियम कर दिया गया 1976 में। और SC और ST जो इस चीज का सबसे ज्यादा शिकार रहे, ठीक है ना, भी जो जिन्होंने इस बुराई को सबसे ज्यादा सहा, उनके लिए एक अलग से प्रावधान किया गया है जिसे हम कहते हैं SC ST निरोधक
अधिनियम, और ये कब बनता है? 1989 को। और इसे पूरा नाम से हम जानते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निरोधक अधिनियम 1989, मतलब 89। और इसके अंदर भी वही प्रावधान किए गए कि वो दंड के अधिकारी होंगे। तो ये चीज किसमें साथियों? अनुच्छेद 17 के अंदर है कि जो चीजें आपको बताएगी। हमें विषय याद क्या रखना है? एस प्रस्ता का अंत किसमें किया गया? अनुच्छेद 17 में। और लोक नियोजन के अंदर समता की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 16 में। ठीक है। और लिंग वंश इत्यादि के बाद में भेदभाव नहीं होगा, ये बात किसमें की गई? अनुच्छेद 15 के अंदर ये बात की गई है। आगे बात करते हैं इसका चौथा जो अंतिम है समता के अधिकार का, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18। आशा करता हूं कि आपको साथ के साथ ये याद हो रहे होंगे, और इस तरह से आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं और परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं इसकी। अनुच्छेद 18 क्या चीज है साथियों? इसके अंदर कहा गया है कि सभी प्रकार की उपाधियों का अंत किया जाता है। उपाधियों का अंत, उपाधियों का क्या है? अंत। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि ब्रिटिश काल के दौरान जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, उस वक्त क्या होता था कि विभिन्न प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। किसी को राजा की उपाधि दी गई, किसी को राय की उपाधि दी गई, किसी को केसर हिंद की उपाधि दी गई, किसी को नाइटहुड की उपाधि दे दी गई, किसी को दीवान की उपाधि दे दी गई। ठीक है ना? इस तरह से उपाधियां दी जाना स्वाभाविक बात थी उस वक्त। तो जब संविधान बनने लगा तो संविधान बनाने वाले संविधानकर्ताओं ने ये चीज देखी कि इस तरह की जो उपाधियां जो दी जाती हैं वो कहीं ना कहीं जाके समाज के अंदर एक असमानता की भावना भी पैदा करती हैं। तो क्यों ना इनका अंत किया जाए? तो अनुच्छेद 18 में इन सभी का क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। भी किसी प्रकार की किसी को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, सिर्फ दो विषयों को छोड़ के। किनको छोड़ के? दो विषयों को छोड़ के। एक तो ये उपाधि क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में दी जा सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में, और एक इसमें सेना में। किसमें? सेना में। तो ये दो विषयों पर क्या दी जाती हैं? उपाधियां दी जा सकती हैं। अब इसके अंदर एक चीज और है कि 1954 में क्या होता है कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये अवार्ड शुरू किए जाते हैं। तो उसमें एक विवाद का विषय रहता है कि एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि सभी प्रकार की जो उपाधियां हैं उनका क्या कर रहे हैं? हम अंत कर रहे हैं, और एक तरफ है आप ये अवार्ड शुरू कर रहे हैं, एक उपाधियां शुरू कर रहे हैं। तो एक विवाद का विषय रहा, और उस समय क्या हुआ कि एक विवाद आया सामने, और अलग से आप याद रख सकते हैं इसे, वो है बालाजी राघवन विवाद 1994। इस विवादित केस के अंदर उच्चतम न्यायालय ने यह चीज स्पष्ट की कि ये जो भारत रत्न, पद्म विभूषण या पद्मश्री ये है, ये उपाधियां नहीं है, बल्कि क्या है? पुरस्कार है। क्या है? पुरस्कार है। इनको हम उपाधियां नहीं कहते। कहने का मतलब उन्होंने इस केस के अंदर उच्चतम न्यायालय ने उपाधियां और पुरस्कार के अंदर अंतर स्पष्ट किया कि ये क्या है? पुरस्कार है। और ये भी एक बात कही कि यदि इस तरह के दिए हुए पुरस्कारों को कोई भी व्यक्ति अपने नाम के सम्मुख लिखता है, ठीक है ना, या भारत रत्न या पद्म भूषण, तो उसका पुरस्कार वापिस भी लिया जा सकता है। ये बात किसमें कही गई है? इस केस का जब निर्णय आया था उस निर्णय के अंदर कही गई थी। तो ये है साथियों अपना समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। आगे बात करते हैं अगला, जो है स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता
का अधिकार। अब हमने पीछे देखा अनुच्छेद 12 और 13 देख लिया। समता का अधिकार हमने पढ़ लिया 14, 15, 16, 17 और 18 में। और समता के अधिकार का जो वर्णन है साथियों वो है अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका वर्णन है। पहला अनुच्छेद 19 हमें क्या कहते हैं? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 के अंदर साथियों हमें क्या है, स्वतंत्रताएं दी गई। और स्वतंत्रताएं मूल रूप से कितनी दी गई थी? 7। लेकिन वर्तमान में कितनी है? 6। वर्तमान में कितनी है? 6। ये हमने स्टार्टिंग में जब बात की थी तब भी मैंने बताया था कि एक संपत्ति की जो स्वतंत्रता थी वो हटा दी गई थी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, याद होगा आपको। और एक संपत्ति का अधिकार भी हटाया गया था। कौन सा हटाया गया था? अनुच्छेद 31। तो इसमें देखते हैं कि हमें कौन कौन सी दी गई है 6 स्वतंत्रताएं। 19 ए में क्या है ये देखेंगे। 19 बी में क्या है ये देखते हैं। सी में, डी में, ई में, एफ में और ये है जी में। तो ये अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इनमें से एक हटाएगी तो उसकी बात से करेंगे। पहले जो दी गई है साथियों वो हमें दी गई है अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की आजादी, या इसे कह सकते हैं हम बोलने की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? बोलने की स्वतंत्रता। फिर 19(1)(a) के अंदर हमें किसकी आजादी दी गई है? अभिव्यक्ति की आजादी। 19(1)(b) के अंदर क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि बिना अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र आप किसी प्रकार की सभा कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, भी आप कोई सभा कर सकते हैं, लेकिन आपके पास किसी प्रकार का कोई हथियार इत्यादि नहीं होना चाहिए। ये किसमें कहा गया है? 19(1)(b) के अंदर। 19(1)(c) में किस प्रकार की हमें स्वतंत्रता दी गई है? ये दी गई है साथियों संगम बनाने की, या कह सकते हैं संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19(1)(d) में, 19(1)(d) में किस चीज की स्वतंत्रता है साथियों? आवागमन की, आवागमन की स्वतंत्रता। इसे हम कह सकते हैं भ्रमण की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता मतलब आने जाने की स्वतंत्रता। ठीक है साथियों। 19(1) में अभिव्यक्ति की, 19(b) में बिना शस्त्र सभा करने की, सी के अंदर संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, और डी के अंदर हमें आवागमन या भ्रमण करने की स्वतंत्रता। 19(1)(e) के अंदर साथियों हमें रहने की, या कह सकते हैं निवास करने की, कहीं भी भारत के अंदर है स्वतंत्रता। भी आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं। 19(f) ये था साथियों संपत्ति की स्वतंत्रता। लेकिन मैंने शुरू में बताया कि ये क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और इसी के बाद हमारे पास कितने बचे थे? 6 स्वतंत्रताएं हमारे पास बची थी। ये 19(f) लिखा हुआ है, लेकिन कई बार इस तरह से भी आया था 19(1) और 6, ठीक है ना। 19(1)(6) के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो लिखी हुई है इनके अंदर कई बार हिंदी के भी शब्द आए थे। ये कै, ख, ग, और ये ढ, च और ये 6।
19G के अंदर इसमें क्या है, रोजगार की स्वतंत्रता है, रोजगार या कह सकते हैं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ठीक है साथियों, ये आता है अपना 19 अनुच्छेद 19G में हम जिसके अंदर हमें कितनी स्वतंत्रताएं भी दी गई हैं, 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद है 20 की। अनुच्छेद 20 के अंदर साथियों, अनुच्छेद 20 है दोष सिद्धि के संरक्षण के संबंध में। भी दोष सिद्ध होने पे आपने कोई अपराध किया और दोष सिद्ध हो जाता है तो उसके संबंध में हमें किस प्रकार का संरक्षण है। इसके अंदर एक ही चीज है, ये अनुच्छेद कौन सा है, 20। कौन सा है, 20। इसके अंदर जो पहली बात जो कही गई है वो कही गई है कि सजा उसी कानून के अनुसार होगी, अनुसार होगी जब अपराध हुआ है, जब अपराध हुआ है। ये बात किसमें कही गई है, 20(1) के अंदर। भी जिस समय अपराध हुआ है, मान लो अपराध सन 2005 में हुआ है और फैसला उसका 2007 में आ रहा है, तो उसे अपराध के जो सजा मिलेगी वो 2005 के अनुसार मिलेगी। उस समय जो उसकी दंड का प्रावधान था वो सजा मिलेगी, ना कि कोई अपडेट हुआ वो बाद में। दूसरी इसके अंदर बात कही गई है साथियों कि भी एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए एक बार ही सजा मिलेगी, एक बार ही सजा मिलेगी। भी एक अपराध किया है तो सजा उसकी एक ही होगी। और अगली जो बात कही गई है इसके अंदर है 20(3) के अंदर है, वो ये कही गई है कि उसे अपराधी कह रहे हैं, अपराधी को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। गवाही देने तू बाध्य नहीं किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद जो 20 है उसमें दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, जो स्वतंत्रता दी गई है वो 3 प्रकार की है। नंबर 1 है सजा उसी कानून के अनुसार होगी जब अपराध हुआ है, और दूसरी बात कही गई है कि एक अपराध के लिए एक ही सजा होगी, और तीसरी जो बात इसमें कही गई है वो है अपराधी को अपने खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते। उसके बाद है साथियों अनुच्छेद है 21, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत तीसरा, और वो क्या है, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण भी है और बार-बार परीक्षाओं में ये पूछा भी जाता है। ये देता हमें प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। इसे साथियों जीवन की स्वतंत्रता भी कह दिया जाता है, जीने का अधिकार भी कह दिया जाता है। ये ऐसा जीने का अधिकार देता है हमें, और समय समय पहले उच्चतम न्यायालय द्वारा इसकी समीक्षा होती रहती है और इसके जो अधिकार है उनके अंदर बढ़ोतरी भी होती रहती है। वर्तमान के अंदर इसके अंदर कम से कम 35 अधिकार दे दिए गए हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर है विदेश जाने का अधिकार है, स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है, और या कह सकते ध्वनि मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार है, सोने का अधिकार है, सोने का मतलब नींद लेने का भी अधिकार है इसके अंदर। तो इस तरह से इसके अंदर लगभग 35 हैं जो उच्चतम न्यायालय ने इसके अंदर बढ़ोतरी करते हुए अनुच्छेद 21 के अंदर बढ़ा दिए गए हैं। उसके अलावा एक इसके अंदर याद ये बात रखनी है कि जिस समय आपातकाल की स्थिति होती है, कौन सी आपातकाल की स्थिति होती है,
या मार्शल लॉ लगा होता है, मार्शल लॉ। इस स्थिति के अंदर समस्त प्रकार के जो पिछले जो मौलिक अधिकार हैं वो छीने जा सकते हैं, लेकिन एक अनुच्छेद 21 का ये जो प्राण में देही की स्वतंत्रता का अधिकार है नहीं छीना जा सकता। एक इसके अंदर और चीज है जो हमें याद रखने योग्य है, वो है कि अनुच्छेद 21 ए के तहत क्या जोड़ा गया है, आरटीई, जिसे हम कहते हैं शिक्षा का अधिकार। ये मौलिक अधिकारों के अंदर है, ठीक है ना, जिसके अंदर पढ़ते हैं कि संविधान संशोधन के द्वारा 2002 के अंदर, वैसे संविधान संशोधन के 2002 के अंदर जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य है और निःशुल्क शिक्षा की क्या की जाए, व्यवस्था की जाए। और वो क्या है जिसे हम आरटी के नाम से जानते हैं, वो मौलिक अधिकारों के अंदर कहां पर है, अनुच्छेद 21 ए के अंदर। ये और जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है, उनके अंदर कहां है, वो अनुच्छेद 45 में। कौन, आरटीई कहां पर है, नीति निर्देशक तत्व में, अनुच्छेद 45 में। उनको मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है, मूल कर्तव्य में उनको जोड़ा गया है, और वहां पर है वो अनुच्छेद 51 ए के अंदर भी। 3 जगह पर यदि हमसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो आरटीई है, जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए बनाया गया है, जो कि 2009 के अंदर लागू है, आरटीई 2009 जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू है, वो कहां है, तो मौलिक अधिकारों के अंदर है वो अनुच्छेद 21 ए में, नीति निर्देशक तत्वों के अंदर है अनुच्छेद 45 में, और मूल कर्तव्यों के अंदर है वो अनुच्छेद 51 ए के अंदर। और इसके अलावा यदि एक चीज और है जो कि हम देखते हैं कि जैसे कि आरटीआई है, ये अलग से है, या प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है ना, वो हमने जो पीछे हमने जो पढ़ा है वो अनुच्छेद 19(1) ए में है, ठीक है ना, जो पढ़ रहे थे पीछे वो 19(1) ए में है। क्या क्या चीजें, आरटीई भी है उसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी है, उसमें नोटा का जो बटन हम दबाते हैं उसकी स्वतंत्रता भी है, सोशल मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी स्वतंत्रता भी उसी के अंदर है, अनुच्छेद 19(1) ए के अंदर, जिसके अंदर हमें कौन सी मिली है, अभिव्यक्ति की आजादी। अब पढ़ते हैं साथियों इसका अंतिम स्वतंत्रता के अधिकार का, और वो कौन सा है, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 साथियों है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। हमने देखा कि 20 जो था वो था दोष सिद्धि के संबंध में, जब भी दोष हो जाता है और उस समय क्या 3 प्रावधान है हमारे लिए, वो हमने पीछे पढ़े। अब गिरफ्तारी, दोष सिद्ध हो गया, उसके बाद गिरफ्तारी हो गया। गिरफ्तारी के संबंध में हमें जो 3 जो संरक्षण मिले हुए हैं वो कौन से हैं, इसके अंदर पहला तो ये है कि हमें गिरफ्तार करने से पहले गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, कारण बताना होगा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, अनुच्छेद 22 की, और हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक है, ठीक है ना। हमने 19 पढ़ा, 20 पढ़ा, 21 पढ़ा, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, 22 गिरफ्तारी समय। पहले तो ये कहता है कि उसी व्यक्ति को कारण बताना होगा कि आपको भाई अरेस्ट किस लिए किया जा रहा है, यदि वो लेने आएंगे तो। दूसरी इसके अंदर बात कही गई है कि यदि उसे अरेस्ट कर लिया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर 24 घंटे में या 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा, न्यायालय में पेश करना होगा, भी उसे जज के सामने पेश करना होगा 24 घंटे के अंदर। तीसरी चीज इसमें कही गई है
कि उसे अपना वकील करने का अधिकार है, वकील करने का अधिकार है। भी किसी भी ऐसे नागरिक जिसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आती है तो वो क्या है, उसे 3 बातें इसके अंदर हैं अनुच्छेद 22 में, जो हमें अपनी गिरफ्तारी के संबंध में क्या करती हैं, संरक्षण देती हैं, हमें स्वतंत्रता देती हैं। और वो कौन सी हैं कि नंबर 1, पुलिस हमें गिरफ्तार करने आई तो पहले हमें क्या बताएगी, कारण भी आपको किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तार करके ले भी गई तो उसके बाद हमें 24, ऐसा नहीं कि जेल में जाके डाल दिया, हमें 24 घंटे अंदर अंदर उसे क्या है, जज के सामने पेश करना है। और तीसरी, हम अपने पसंद का वकील कर सकते हैं। लेकिन ये बातें कुछ लोगों पे लागू नहीं होती है। वो लोग कौन सी हैं, एक तो जो जिन पे रासुका लगा हुआ है। अब ये रासुका क्या चीज है, रासुका कहने का मतलब कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिन पे लगा हुआ है, जो इस कानून के अंतर्गत नजरबंद है, या जिन पे टाडा लगा हुआ है, यह भी एक आतंकवाद से संबंधित एक कानून है। इस तरह से यदि कोई विदेशी है और वो इस तरह से गतिविधियों में पाया जाता है, आतंकवादी गतिविधियों में, और वो नजरबंद है, तो उनके लिए ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो ये चीजें हैं साथियों, अनुच्छेद 22 तक हमने पढ़ा, हमने 2 पढ़े यहां तक, और वीडियो काफी लंबा हो रहा है। आगे जो 4 बचे हैं जो मौलिक अधिकार, वो हम अगले वीडियो में बातचीत से संबंधित करेंगे। उतने समय तक जय हिंद, जय भारत।